Hello my dear students and friends, welcome back to my channel. Today our topic is Preamble of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि संविधान क्या होता है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं आप सभी को एक जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संविधान। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो संविधान है यह 4 वर्ड से मिलके बना है। अब इसको हम लोग अगर संधि विच्छेद करें तो यह कैसे क्या बन के आता है, सम और विधान। क्या संधि विच्छेद निकल के आ रहा है? संविधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम, यानी कि ऐसा नियम जो सभी के लिए बराबर हो। क्या? ऐसा नियम जो सभी के लिए बराबर हो। उदाहरण के तौर पर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चाहे देश में चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे किसी चपरासी की बात की जाए, जो नियम राष्ट्रपति पर लागू होगा वही नियम किसको मिलेगा? चपरासी को। ऐसा नहीं है कि चपरासी के लिए अलग अधिकार दिए गए हैं और राष्ट्रपति के लिए अलग अधिकार दिए गए हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भारतीय संविधान है ये किस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। तो इसका परिप्रेक्ष्य यही था कि भारत में जितने भर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, सभी के लिए ऐसे नियम कानून की व्यवस्था की गई कि उसके आगे सभी बराबर हैं। संविधान के आगे न कोई छोटा है न कोई बड़ा। तो ये संविधान जो हमारा बना, अब ये इसके बनने की प्रोसेस जो थी वह 26 जनवरी 1949 को कंप्लीट हुई। 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हुई थी। यानी कि कितना समय लगा इसको बनने में? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे जो भी, चाहे कोई भी टेक्निकल मान लिया जाए, जैसे बाइक हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, सभी का एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर यानी कि उसको चलाने वाला। जैसे हमारे शरीर का रेगुलेटर कौन है? हमारा हार्ट। अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या हम हो जाएंगे? हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी तरह से ये जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना रखी गई है, और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना माना जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यानी कि अगर भारतीय संविधान से प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग इसी संविधान की जो प्रस्तावना है इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। जैसे संविधान की प्रस्तावना जो है, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो ज़रूर आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कई ढेर सारे अधिकार दिला रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें ये याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। जैसे इसमें बोला जा रहा है, पहली लाइन है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब जितने भर भारतीय लोग होंगे, केवल भारतीयों की बात की जा रही है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं,
वो क्या चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी हम लोग ये जो एक टर्म आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनान, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होते हैं। अभी हम लोग केवल पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा संविधान की प्रस्तावना। अब हम लोग इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि कह रहा है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है, समझिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं कि जिस पर किसी बाहरी शक्ति या जो पड़ोसी देश हैं उन पर कंट्रोलिंग नहीं रहेगा। हमारा अपने देश पर स्वतः का निगरानी रहेगा, स्वतः का नियंत्रण रहेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप अपने घर पर हैं और अपने से कोई भी डिसीजन, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये आपको सेल्फ लेने का अधिकार हो, यही है क्या? प्रभुत्व संपन्न। यानी कि आप पर अपना अधिकार है, कोई आपके ऊपर दूसरा अधिकार नहीं कर रहा है। यही जो क्राइटेरिया है वह देश पर भी लागू हो रहा है कि अगर हम भारत के लोग जो भी भारत की सरकार को एक तरह से अपनाएंगे, वह सरकार क्या करेगी? अपने तरीके से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होगी। फिर दूसरा जो टर्म है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जो भी सरकार होगी, देश में कोई भी सरकार होगी, वह सभी के कल्याण के लिए सोचेगी, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी क्षेत्र का आदमी हो, सभी की एक तरह से अधिकारों को उनके कल्याण के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी वो सरकार की जिम्मेदारी होगी ये सब करने के लिए कि उसको आगे बढ़ाएं, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी कौन? सरकार। यही क्या कहते हैं कि क्रोनोलॉजी को ही हम लोग समाजवादी के नाम से जानते हैं। अब है अगला पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो हमारा देश है वह किसी भी पंथ, संप्रदाय, धर्म को एक तरह से एक पक्षीय रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि भारत देश में जितने भर धर्म होंगे सबके साथ समान व्यवहार करेगा। ओके। अब अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि हम ऐसे देश की स्थापना करने जा रहे हैं जिसमें जनता की सहमति से जो सरकार बनेगी वो किसकी सहमति से बनेगी? जनता की सहमति से ही बनेगी। यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जिस देश में होती है वह कैसा गणराज्य माना जाता है? लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक। अब ये सब तो हो गया, ये देश को इस तरह से बनाने के लिए है। अब जो हमारा देश है वो तो इस तरह से कल्पना की गई। अब आगे है कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि उसके समस्त नागरिकों को, भारत में जो भी रहेगा उसको क्या क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय का मतलब कि चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो,
सभी को समान अधिकार मिलेगा, उनको उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। और आर्थिक, अगर कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि उसको नौकरी पाने का अधिकार नहीं है या वह समाज की मुख्य धारा में नहीं रह सकता। ये चीज़ें संविधान में नहीं लिखी गई हैं। राजनैतिक, सभी को राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार है। वो चाहे नई पार्टी बना सकते हैं, चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। विचार, अगला है विचार अभिव्यक्ति। अगर आप कोई भी विचार देना चाहते हैं देश के प्रति, आप चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं, तो आप किसी भी पर विश्वास करें ना विश्वास करें, किसी भी धर्म को माने या ना माने, ये सब आपको स्वतंत्रता है। कोई आप पर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ थोप नहीं सकता। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आप अपनी मान मर्यादा, और आपको भी जितने भर, चाहे नौकरी में अवसर हो, चाहे बिजनेस करने का अवसर हो, ये मिलने ही चाहिए, सब समान रूप से मिलना चाहिए। अगला है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की एक गरिमा होती है, यानी कि इज्जत। किसी को हम टॉर्चर नहीं कर सकते। और इस टॉर्चर, व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी तो वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसकी ही है। यानी कि हम राष्ट्र में जिस भारत में अगर रह रहे हैं तो क्या करेंगे कि भारत की एकता को बनाए रखेंगे, उसको बंटने नहीं देंगे। इस देश में जितने भर नागरिक हैं सबको एक भाईचारा के रूप में स्वीकार करेंगे कि जो भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सब क्या होंगे, एक भाई के समान है। यानी कि धर्म कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, इंसानियत को श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी तरीके से ये सब चीज़ें को लागू करते हुए इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। और इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गया, जो कि अब तक चल रहा है। इस तरह से आज हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 1 बाय 1 भारतीय संविधान के जो भी स्ट्रक्चर हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, ये सब जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।